यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल अपनी प्रॉब्लम्स क्लास सारी हो गई थी, जो आपके क्वेश्चंस थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल अपनी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई थी आपकी, जो जो शीट की थी, और अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कंप्लीट है। अब अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट अब तक? अब अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है? एक मेथड एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, जिनमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिनमें अपॉन में x था, अपॉन में y था, उसको लेग करके कई क्वेश्चन में राइट साइड में x y u v इस तरह के नंबर्स थे, वो अलग टाइप के क्वेश्चंस, उसको किया अपन ने सॉल्व। और कुछ नंबर क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें नंबर्स बहुत बड़े बड़े थे, जिनको एलसीएम लेना मुश्किल था, क्रॉस थे, तो उनमें क्रॉस टाइप के नंबर्स थे। एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन सॉल्व करी, है ना। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉलम बना के। जनरली उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है और एल्जेब्रिक फॉर्म होती है ज्यादातर उसमें ना, और हेडिंग ऊपर लिखी हुई रहती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Now heading consists conditions for solvability और कंसिस्टेंसी। यानी हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो इक्वेशंस हमको दे रखी है क्वेश्चन में, वो इक्वेशन फर्दर सॉल्व होंगी या नहीं। कई इक्वेशन ऐसी होंगी जो आगे सॉल्व ही नहीं होंगी, क्योंकि नंबर्स ऐसे होंगे। तो कब इक्वेशन को देख के अपन ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि ये सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो अपने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे रिजल्ट को, और उसको आप यहाँ पे बनाना है ना। हेडिंग लिख लो आप पहले। ये आपने लिख लिए ना हेडिंग सबने? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है लीनियर। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 अनदर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। एक्स वाई की फॉर्म में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई की फॉर्म में सेकंड लीनियर इक्वेशन। देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस, एक्स वाई की फॉर्म में दो इक्वेशंस है। ठीक है, अब आपको एक टेबुलर फॉर्म में देखो ऐसे बनाना। सीरियल नंबर कॉलम 1, कॉलम 2 में कंडीशंस। कंडीशंस क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? थर्ड में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो आंसर्स आएंगे वो किस टाइप के होंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एंड फोर्थ इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी डिसाइड करना है ना, वो अभी आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। एंड फिफ्थ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, इस तरह का आपके पास ये कुछ टेबल पार्ट में अपन लिख रहे हैं ना। फर्स्ट कंडीशन इज x का कोफिशिएंट a1 और इधर x का कोफिशिएंट है a2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कोफिशिएंट ऑफ x a1 है, इधर a2 है, इधर y का कोफिशिएंट b1 है, इधर y का b2 है। इनका रेशियोज इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है। देन यूनिक सॉल्यूशन, देन यूनिक सॉल्यूशन। तो जो आपके आंसर्स होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, x और y निकलेंगे, फाइंड होंगे यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है,
यूनिक सॉल्यूशन मतलब जितने भी अपन ने अब तक क्वेश्चन किए, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू फाइंड होगी। एंड अगर आंसर्स फाइंड किए जा सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो ऐसी इक्वेशंस को अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिनके सॉल्यूशन फाइंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। एंड जब आप ग्राफ बनाओगे इनका, तो आपको लाइंस जो मिलेंगी दोनों, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगे एक दूसरे से। ये आपका कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है। इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the given equations have a unique solution, एक x और एक y की वैल्यू होंगी, then the system of equations is called consistent। सॉल्यूशन निकला इसलिए इनको इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं। एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन। नाउ कंडीशन नंबर 2 इज इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। अगर a1 upon a2 तो b1 upon b2 के इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट 2 रेशियोज इक्वल है, थर्ड इक्वल है, देन नो सॉल्यूशन, then no solution, inconsistent, and parallel lines, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, then the given lines are क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि आंसर फाइंड नहीं हो रहे इसलिए इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। जिनके आंसर्स फाइंड नहीं होंगे वो नो सॉल्यूशन, और ये कहलाती है इनकंसिस्टेंट, है ना। नाउ थर्ड इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और यहां भी कंसिस्टेंट, आंसर फाइंड हुए इसलिए कंसिस्टेंट। एंड यहां पर आएगा कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये आपके पास है। ये 3 कंडीशंस आपके सामने। नाउ एनी डाउट, ये टेबल समझ में आए आपको। अब इनको क्वेश्चन पे अपन अप्लाई करेंगे, वो अभी देखते हैं। पहले आपको ये कंडीशंस है कोफिशिएंट्स के हिसाब से, इक्वेशंस दे रखी है उनके कोफिशिएंट के हिसाब से आपके सामने टेबल है, 3 कंडीशंस है, ठीक है। आप बना लो उसको टेबल को, और फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है तो बोलो। क्या आप सब लोगों ने टेबल कंप्लीट कर दी है? मैं आप इसको, अगर नहीं, जिसने नहीं किया वो बोल देना। ओके, जिसने नहीं किया, बनाई नहीं है, तो आप बता देना, जिससे मैं इसको अभी मिटा दूं तो आपका रह नहीं जाए ना। अगर किसी ने नहीं बनाई तो आप सर, हाँ बोलो। सर ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? कंसिस्टेंट का मतलब भी मैं लिख देता हूँ अभी आप नीचे। वैसे जनरल ये होता है कि जिन इक्वेशंस के आंसर्स कैलकुलेट होते हैं, जिनके अंदर अपन आंसर्स निकाल सकते हैं, है ना, जैसे यूनिक सॉल्यूशन, आंसर निकल गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है। तो वो सारे दोनों पार्ट वो कहलाते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एग्जिस्ट करना, कंसिस्टेंट ये रहते हैं अपने। और इनकंसिस्टेंट मतलब जिनका आंसर कैलकुलेट नहीं होता है, उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, है ना। नो सॉल्यूशन, जिनका आंसर ही नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे 5 इज इक्वल टू 3, पॉसिबल ही नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट में जाएगा। अभी अपन लिख देते हैं यहाँ पे लाइंस को, डेफिनेशन को। और कोई डाउट किसी को? ये बना लिया सबने? ओके। तो अपन ये डेफिनेशन भी यहां लिख लेते हैं, कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब डेफिनेशन क्या है, जैसे मैंने तो क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब दो या तीन इक्वेशन को मिला के जो एक सिस्टम है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब दो या तीन जो इक्वेशन आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में ना। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is called, the system of equations is called consistent infinite solutions. A system of equations is called consistent if it has a unique solution or infinite solution. ऐसी इक्वेशन जिनका कोई ना कोई आंसर कैलकुलेट होगा, एक यूनिक x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 दैट्स ऑल, खत्म। या फिर इनफाइनाइट, बहुत सारे वैल्यूज आपकी पॉसिबल है। उस केस में इक्वेशंस का जो सेट है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या वो इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है। और अगर मान लो आपके पास इनकंसिस्टेंट की बात करें, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the system of equations is said to be inconsistent if, inconsistent कहलाएगा if अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई आंसर फाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है। जो आपस में जैसे अपन ग्राफ पे पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो उनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वैल्यू x की निकाले या y की निकाले। उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, नॉट एग्जिस्ट समझ लो आप। ठीक है। ये तो हुई डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। और इसी को अपन बोलते हैं कंसिस्टेंसी चेक करना, गिवन इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करना कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब जैसे ये आपने लिख लिया सबने, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। हाँ बोलो। सर इनकंसिस्टेंट सिस्टम नहीं लिखा। लिख लो आराम से पहले, फिर उसके बाद मैं मिटाऊंगा, बाद में लिख लो। आप बता देना आपने लिख लिया हो तो, है ना, और किसी ने नहीं लिखा हो तो बता देना। सर डन। डन, ओके। अब अपन इसके आगे देखे, अभी नॉर्मल मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, ये बताने के लिए कि आपका यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है ना। एक बार अपन देखें, सपोज मैंने आपको इक्वेशन जो आपने सॉल्व करी थी उसी तरह से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, सपोज ये दो इक्वेशन लिखे है ना। अब अपन जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व किया अपन ने, मेथड ऑफ एलिवेशन। तो इसको मैंने 3 से और इसको इंटू 2 करा, 2 इंटू 3 6x, 3 इंटू 3 9y, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6x, माइनस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 4y, 7 इंटू 2 14। ठीक है। साइन चेंज किए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब मैंने इनको ऐड किया तो 9 प्लस 4 13y, और इधर 15 में से 14 गया 1, y की वैल्यू हो गई 1/30। ये आपने आंसर निकाला। अब आप इसकी वैल्यू कहीं भी रख के x निकाल दोगे, है ना। पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपने निकाला। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में 2 में कहीं भी रख दो, आपका x आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हुआ आपका, ये जो इक्वेशन है आपकी,
इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है दो, एक ये निकल गया, एक एक्स निकल आएगा, बस एक ही वैल्यू निकलेगी, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और इन इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है क्योंकि आंसर निकला है। और अगर अपन इनको ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स के रूप में प्लॉट करें, वो भी अपन देखेंगे बाद में जब ग्राफिकल पे जाएंगे। तो अगर मैं इनको ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरा ग्राफ इनका ऐसे बनेगा कुछ, सपोज ये रफ बना रहा हूं, सपोज ये लाइन ऐसे बन गई और ये लाइन ऐसे बन गई, तो ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे, इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। तो आपकी ऑब्जर्वेशन नंबर 3 बिना ग्राफ बनाए क्या है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे अपन इसको। ऐसे अपना पार्ट है ये फर्स्ट एग्जांपल में इस इक्वेशन, ये आपको क्या है, इक्वेशन देख के आपको 3 इंफॉर्मेशन मिल रही, पहला यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और तीसरा सॉल्यूशन फाइंड हुआ इसलिए ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये, ठीक है, आपको चाहे तो लिख लो, उसको बना लो, और या फिर आप ऐसे छोड़, वैल्यू में से मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ ये बताना था कि कौन से टाइप की सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्व करके मैंने आपको बताया। आगे चलो, मिटा दो उसको, किसी को कुछ डाउट इसमें, कुछ लिखना है? ओके, अब मैं एक दूसरी तरह की इक्वेशन है, देखो इसी में कहीं थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे अपनी इक्वेशन है 2x + 3y = 5 है ना, अब मैंने यहां पे तो लिखा 2/3 और यहां लिखा सपोज यहां पे लिख दिया मैंने 4x, यहां लिख दिया 6y, बाकी सेम नंबर है, 5 और 7 में कोई चेंज नहीं है ना, बस इतना चेंज कर दिया। 2x + 3y = 5 फर्स्ट है, और 4x + 6y = 7 ये सेकेंड है। ये दो इक्वेशन है। अब मैं इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मैंने 2 और 4 का एलसीएम निकाला तो 4 हो गया एलसीएम, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये हो गया मेरा 4x, 3 × 2 6y, 5 × 2 10, नीचे 4x का 4x + 6y = 7, ये कैंसिल, दोनों ही कैंसिल हो गए, 0 हो गया पूरा ये, और 3 हो गया। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ना तो x बचा ना y बचा, वैल्यू कहां से निकालो, और जो रिजल्ट आया वो भी ऐसा आ गया जो कभी होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, गलत है पूरा, तो मतलब नो सॉल्यूशन। मेरे पास x y की कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही है, नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे दो लाइंस होती है पैरेलल, वो कभी नहीं मिलती है। रेल की पटरियां होती है जिसपे रेलवे ट्रैक होता है, आपने देखा रेलवे ट्रैक कभी मीट करेगा ही क्या? नहीं, दोनों रेलवे ट्रैक की पटरियां कहीं से कहीं चली जाए मीट ही नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि मीट करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन कैसे चलेगी? तो वो आपका नो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इस केस में आपने ये देखा, आप कहोगे नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना, है ना? तो आप क्या बोलोगे कि ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसके बारे में 3 इंफॉर्मेशन। पहला, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं। दूसरा, आंसर नहीं निकाल रहे अपन, पॉसिबल नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट, तो इनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और तीसरा, ग्राफ जब आप बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो मैंने क्या बोला, सपोज एक लाइन आपने बनाई ऐसे बन गई, दूसरी इसके पैरेलल आपको ऐसे मिलेगी, आपको मिलेगी पैरेलल लाइंस। तीसरा, ये ऑब्जर्वेशन 3, पैरेलल लाइंस। तो जो पॉइंट नंबर 2 है ना टेबल का, उसका मतलब ये आपके पास कि इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी आपको सॉल्व करते समय, x भी कट जाएगा y भी कट जाएगा, दोनों ही कट गए तो आंसर कैसे निकलेंगे आपके? नॉट पॉसिबल, है ना? अब बोलो कोई डाउट इसमें? क्लियर? क्या मतलब है मेरा कहने का? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, या ये क्लियर? चलो अब आगे देखो, तीसरा थर्ड टाइप, मान लो अपनी इक्वेशन ऐसे है, टू एक्स + 3y = 5, 6x + 9y = 15, ये 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। अब मैंने इसको × 3 करा, 2 × 3 6 होने के लिए, 6x, 3 × 3 9y, 5 × 3 15, नीचे 6x + 9y = 15, ठीक है? नीचे तो सेम, इसको मैंने 3 से इंटू किया, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया,
कैंसिल हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया 0। है तो सही, रिजल्ट तो सही है, एक्स और वाई फाइंड तो नहीं हो रहा, लेकिन आंसर तो सही है, गलती थोड़ी है। 0 इक्वल टू 0 इज करेक्ट। अब ऐसे तो फिर इसका मतलब बहुत सारी वैल्यूज हैं। कैसे? अब आपने 0 इक्वल टू 0 एक्स की ये वैल्यूज हो गई। अगर सपोज आपने एक्स की वैल्यू 1 रख दी सपोज, और यहां रख दी, तो आपको मिलेगा 6 प्लस 9y इज इक्वल टू 15। 9y 15 में से 6 या 9, y की वैल्यू 1। तो एक 1 और 1 इसके सॉल्यूशन हो रहे, वही के वही इसमें भी जाएंगे। ऐसे मैंने 2 रख दिया तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, 3 रख दिया तो एक और आंसर आ जाएगा। तो क्या मतलब, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास जो यहां से आपको दोनों को मिलेंगे। अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, तो अगर आपने ये लाइन बनाई ऐसे बन गई, तो ये लाइन जो आप ड्रॉ करोगे ना, ये लाइन इसी के ऊपर बन जाएगी, ऐसे एक के ऊपर एक बन जाएगी, सेम लाइन बन जाएगी, वापस वही के वही लाइन बन के रह जाएगी, अलग नहीं बनेगी। तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, एक ही लाइन बनना। तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, और इसमें आपको सिचुएशन ऐसे आएगी, एक्स और वाई कट जाएंगे लेकिन दोनों साइड इक्वल रहेंगे। तो ऐसे केस में अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ अपनी 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या क्या मिली मुझे। फर्स्ट, ये जो इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आंसर निकला, मैंने आपको दिखाया, x1 रख दिया, y1 रख दिया, सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं x की वैल्यू कुछ और ले लूं, y की वैल्यू कुछ और निकाल दूं, वो भी सही हो जाएगा। और भी पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी, है ना। तो वो अपने डिपेंड करता है कि आंसर क्या होंगे। 2 रख दिया तो y कुछ और आ जाएगा, ऐसे। तो एक नहीं, बहुत सारे आंसर्स निकल सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि आंसर्स फाइंड तो करे अपन ने, तो ये कंसिस्टेंट में जाएगा। कंसिस्टेंट, जिनके आंसर्स निकाल सकते हैं, चाहे वो एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं। एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक ही लाइन बनना उसको बोलते हैं। ये 3 तरह के आपके डायग्राम बन सकते हैं, 3 तरह के आपके पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब बोलो कोई डाउट? अब प्रॉब्लम यह है कि आपको हर बार इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने पर ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये किस टाइप का है। लेकिन मुझे उन एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताओ। आप तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये जो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे, यूनिक या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। तो आपने जो आंसर्स एक्स और वाई निकाला, एलसीएम लिया, कैलकुलेट किया, प्लस सब बहुत लॉन्ग हो गया ना। इसकी जरूरत क्या है? ये तो तब जरूरत होती है जब एक्स और वाई पूछे जाते हैं। मुझे तो चाहिए ही नहीं एक्स और वाई। तो इसका मतलब मुझे कोई शॉर्टकट देखना पड़ेगा जिससे मुझे इक्वेशन सॉल्व करे बिना ही मेरे इन तीनों कंडीशंस के बारे में मालूम पड़ जाए। तो वो शॉर्टकट मैंने आपको टेबल में लिखा है कि आप उनको यूज करोगे तो बिना इक्वेशन सॉल्व करे आप ये बता दोगे कि जो इक्वेशन सामने है उनका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। मैं आपसे यही पूछूंगा कि बताओ कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस टाइप का है, बस ये नहीं पूछूंगा कि वो आंसर निकाल के बताओ। तो आपको जरूरत ही नहीं ना सॉल्व करने की, पूरा एलिमिनेशन मेथड लगाने, सिर्फ यही तो पूछा है आपसे, है ना। अगर मैंने आपसे पूछा किसी स्टूडेंट से कि भाई आप ये बताओ कि आपने जो अभी क्वार्टरलीज दिए, एग्जाम दिए 10th क्लास के, उस क्वार्टरलीज में आप ये बताओ कि आप पास हो या फेल हो। अब आपने मुझे एक्सप्लेन करा, भाई मैंने एग्जाम दिया, मैथ्स में मेरे 90 में से 80 मार्क्स हैं, साइंस में 90 में से 75 है, इंग्लिश में 90 में से इतने हैं आगे। तो आपको तुरंत मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैंने पूछा आप मुझे बताओ पास हुए कि फेल हुए। तो जैसे आप इतना एक्सप्लेन करोगे मैं कहूंगा भाई मैंने इतना सब थोड़ी पूछा आपसे, मैंने इतना एक्सप्लेन करने को किसने बोला, मार्क्स किसने पूछे आपके मैथ्स में साइंस में, ये इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि आपकी सारी बात सुनूं। आप यस और नो बोलो, बात खत्म। आप पास हो तो बोलो यस, नहीं हो तो नहीं। पूरा एक्सप्लेन करने को किसने बोला आपको? तो आपको तो ये बताना है कि हाँ ये आप गए मूवी देखने जा रहे हो कि गए कहीं, आपसे पूछा कि कल शाम को आपको कॉल किया था, आप मेरे को लगता है आप मूवी देखने गए थे, उस वक्त पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप मूवी में गए थे ना कल,
तो आप बोले अरे हाँ मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत रश था, टिकट बड़ी मुश्किल से मिली, मूवी बहुत अच्छी लगी, थोड़ा हम लेट हो गए। अरे ये किसने पूछा? आपसे सिर्फ यस और नो पूछ रहे हैं। तो आपसे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, सॉल्व नहीं करो ये, इसलिए इसलिए आप ये टेबल बना रहे हो, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिनमें आपको मुझे सिर्फ ये बताना होगा कि टाइप्स कौन सा होगा। अगर मैं बोलूं कि वो टाइप जिस तरह का उसको सॉल्व भी करो तो बात अलग है ना। ये बात क्लियर आप सबको? इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आपको बार बार लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना पड़े, इक्वेशन बार बार सॉल्व नहीं करनी पड़े, और अपना पर्पस जो है वो पूरा हो जाए, है ना, शॉर्ट में। तो अब अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर आपके सामने। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो आप बोलो। ठीक है, क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग systems of equations, determine whether the system is system has a unique solution, no solution, or infinite many solutions. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज 2x plus 3y is equal to 7, and second part is 6x plus 5y is equal to 11. आपको ये बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो गिवन है ये किस तरह का है, सॉल्व नहीं करना है, बस इतना बताना है आपको ना। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक, ओके ठीक है, यूनिक सही है। अब आप क्या करोगे, मुझे पहले a1/a2 कैलकुलेट करोगे ना। a1/a2 मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x को देखो 2 and 6, तो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया 2/6, तो हमारा आंसर 1/3 होगा। a1/a2 के बाद अब आप कैलकुलेट करोगे b1/b2, तो y का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट 5 मिला के रेशो बनाइए 3/5, कैलकुलेट कर लिया। अगर ये दोनों इक्वल होते तो मैं थर्ड भी कैलकुलेट करूंगा, ये इक्वल नहीं है तो अब जरूरत नहीं है मुझे ना। मैंने देखा कि बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये रिजल्ट मिला। नाउ देयरफॉर जो आपको पूछा है, क्या पूछा है, द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ये आंसर आपका, बस द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये स्टेप, तो आपकी कैलकुलेशन, एलिमिनेशन पूरा करना, पूरा कंप्लीट सॉल्व करना बच गया ना, ये आपका क्वेश्चन का मीनिंग है। ठीक है, अब आपको कोई डाउट है तो आप बोलो। एनी डाउट? समझ में आया क्या मतलब है, कैसे निकालते हैं? ओके, बाकी के पार्ट्स भी इस तरह के तो अपन आगे के क्वेश्चन में कवर कर लेंगे उनको। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं। एग्जाम्पल 1 था, सेकेंड एग्जाम्पल इज example 2 is for each of the following
For each of the following system of equations, determine the value of k. Determine k for which the given system of equations has a unique solution. Has a unique solution. आपको k की वैल्यू बतानी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए. x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5. आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाए ना. तो अपन ने कंडीशन लिखी फॉर यूनिक सॉल्यूशन. फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है. नाउ दैट इंप्लाइज a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, तो x यहां 1 आ गया. a2 मतलब 3 नॉट इक्वल टू b1 मतलब माइनस के डिवाइडेड बाय b2 मतलब 2. एनी डाउट? इसमें डाउट कोई? पहले ये सबको क्लियर वापस देखते हैं. a1 a2 b1 साइन के साथ b2. a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a2 कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों इक्वेशन के साथ इसी तरह है. आगे चले. ये आपकी कंडीशन. अब आपने इसको करा सॉल्व. आगे 3 गया इधर इंटू होने, 2 गया इधर इंटू होने ना. 3 को माइनस के से इंटू करने पर -3 के नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू 2 इंटू 1 2. -3 के इज नॉट इक्वल टू 2. अब मेरा -3 जाएगा अपॉन में, तो मुझे मिलेगा k इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन -3 या -2/3 है ना. बस नॉट इक्वल टू चलेगा ना. तो अब मुझे मिला दैट इंप्लाइज k नॉट इक्वल टू -2/3. क्या बताया मैंने आपको कि k की वैल्यू आप -2/3 नहीं ले सकते हो, उसके अलावा कोई भी नंबर ले लो, सब चलेंगे. 1, 1/2, √2, एनी नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट, सब एक वैल्यू, एक नंबर. कौन सा? -2/3. वो नहीं लोगे. अगर वो वैल्यू होती तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. तो अब मुझे क्या मिला? सारे अलाउड है, सब कुछ भी करो, सब अलाउड है. ये नहीं करना है ना, एक को छोड़कर. तो मैं आंसर को कैसे लिखूंगा यार? देयरफॉर k is any real number. k की वैल्यू एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकती है, एक्सेप्ट -2/3. ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है. आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आप k की वैल्यू कुछ भी रख दो, बस -2/3 को नहीं रखोगे. अगर वो होती तो आंसर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. अब बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? सर. हाँ बोलो. सर की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं? k की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी वैल्यू. अगर आपने k की वैल्यू 0 रख दी यहां पर, तो आपका ये हो गया x -0 इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू आपकी 2 हो गई. अब x की वैल्यू 2 यहां रख लो. 6 + 2y इज इक्वल टू -5 हो गया. अब 6 उधर ले जाओ, -5 - 6 हो जाएगा, तो -11 हो गया. और 2 नीचे ले जाओ, y की वैल्यू -11/2. ये आंसर 2n -11/2. ये हो गया आपके यूनिक सॉल्यूशन. एक ही आंसर आएगा ये. तो 0 ले सकते हैं बिल्कुल, केवल इस नंबर को छोड़ दो. बाकी आप क्या क्या रख सकते हो? 0, -1, -2, 1/3, 7, एनी नंबर, √2, रूट भी ले सकते हो, √2, √3, सब अलाउड. केवल एक सर +2/3. +2/3 भी ले सकते हो. इसके अलावा कुछ भी ले सकते हो, है ना. आपका आंसर निकलेगा, कुछ भी लेके देखो. केवल -2/3 को छोड़ना है, बस एक नंबर केवल. जैसे ये है x - ky = 2. अगर आपने यहाँ 2/3 लिख दिया तो x - 2/3 y = 2 हो गया पहले ये. अब इसका आपने पहले एलसीएम लिया,
एलसीएम 3 हो गया, ये 3x हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 2, 3 उधर इंटू करा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 हो गया, बन गई एक इक्वेशन। सेकेंड तो उसके नीचे थी आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, ये इसके नीचे इक्वेशन थी, ये दोनों कैंसिल हुए, 3 और 3 ऐड होके 6x इज इक्वल टू में 1, 6 में से 5 गया, x की वैल्यू फाइंड हुई 1/6 हो गई फाइंड। अब ये वैल्यू आपने 1/6 इसमें या इसमें किसी एक में रख दिया, y निकल जाएगा, 3 इंटू 1/6 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 3 से 6 काटा 2, अब उधर ले जाओ उसको, माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस हाफ हो गया, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, y आ जाएगा, माइनस 2y, 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 1 11/2, माइनस 2 नीचे, y की वैल्यू माइनस 11/4 आ गए आंसर्स, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड हो गई वैल्यूज। ठीक है, कुछ भी रखो, सब रखो, चेक करो, आंसर निकलेंगे जरूर, x आएगा y आएगा, एक ही। अब आप -2/3 रख के देखोगे नहीं आएगा, -2/3 अगर x रख दोगे तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो दोनों कट जाएंगे, जैसे मैंने देखा, x भी कट जाएगा y भी कट जाएगा, फिर आपके आंसर्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा होगा, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, लेफ्ट साइड में पूरा कट जाएगा, राइट साइड में कुछ नंबर बच जाएगा। समझ में आया सबको? और कोई डाउट? क्योंकि ऑलमोस्ट ये कंप्लीट, और कोई डाउट किसी को पूछना है इसमें? तो आपको ये समझ में आया क्या मतलब क्या कहने का है ना?